हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि आपको पता है कि आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपके अकाउंट्स के एग्जाम पहले हैं, मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। मैं आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहा हूं। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहा हूं कि अभी मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूं, जिससे आप रात को या कभी भी इसको 1.5x 2x में देख लें, जिससे आपका ये एमटीपी भी कवर हो जाए। ऐसा ना कि एमटीपी छूट जाए। आज मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि आपका अकाउंट्स का प्रैक्टिस मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, और बच्चे वहां पर ऑलरेडी लाइव देख रहे थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो बोलते ना, जनहित में जारी। सो दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट आई एम डूइंग इट टुडे। दिस इज एमटीपी सीरीज नंबर 2, जून 2023, सबसे इंपॉर्टेंट एमटीपी। चलिए शुरू करते हैं, आइए। और आपको इसमें यह भी दिखेगा कि कुछ एमटीपी के क्वेश्चंस रिपीटिव हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम भी आए थे और मतलब किसी दूसरे एमटीपी में भी ऑलरेडी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन जो है कि मिस्टर हरीश वाज ट्रैवलिंग टू शिमला with his wife by bus of Himalaya Travels Private Limited. Due to some technical default in the bus, the driver has to stop the bus in midway in the cold night. ठीक है, ठंड थी, गाड़ी रोकनी पड़ी। The driver advised the passengers to get to the shelter in the nearest hotel, which was at a distance only of 1 kilometer from that place. 1 किलोमीटर दूर था वहां से। The wife of Mr. Harish caught cold and fell ill due to being asked to get down and had to walk in the cold night to reach the hotel. उसको भैया चल के होटल के तक जाना पड़ा। ठीक है, मिस्टर हरीश फाइल्ड द सूट अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर डैमेजेस फॉर पर्सनल इनकन्वीनियंस, जो उसको तकलीफ हुई है। अब वो तीन चीजें मांग रहा है यहां पर, देखिए। अब वो तीन चीजें मांग रहा है यहां पर। एक वो मांग रहा है उसकी जो इनकन्वीनियंस का खर्चा है वो, दूसरा वो मांग रहा है होटल चार्जेस दे दो, और तीसरा वो बोल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा दे दो। तो वो ये तीन चीजें आपसे मांग रहा है। अब होगा क्या आपका यहां पर, वो कहा गया, हाँ, यहां पर राइटिंग क्या आएगी। सबसे पहले सर आप अपने लॉ का प्रोविजन लिखेंगे। तो आपके लॉ के प्रोविजन में सर कौन सा प्रोविजन आएगा, आपका आएगा सेक्शन नंबर 73। कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट आएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आप डिफाइन करेंगे। मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूं, इसलिए पूरा का पूरा लिखने की जगह आपको एकदम क्रक्स में बता रहा हूं कि आप लिखेंगे क्या। आप डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल डैमेजेस क्या होते हैं, कि व्हाट आर नॉर्मल डैमेजेस। जिसमें आप दो बातें जरूर से लिखेंगे कि नॉर्मल डैमेजेस आर ओनली रिकवरेबल व्हेन दे ऑकर थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब मैनमेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा इट लीड्स टू एक्चुअल लॉस ऑफ द पार्टी। ठीक है, एक्चुअल लॉस ऑफ द पार्टी। तो ये पार्टी के साथ एक्चुअल लॉस में रिजल्ट करता है। एक्चुअल लॉस ऑफ द पार्टी की मतलब जो पार्टी का मेन नुकसान हो रहा है उसको भी ये कवर करता है। रिजल्ट इन एक्चुअल लॉस ऑफ द पार्टी। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, एक्चुअल लॉस में रिजल्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर और लिखेंगे कि जो रिमोट डैमेजेस होते हैं, ठीक है, जो रिमोट डैमेजेस होते हैं वो रिमोट डैमेजेस आपको रिकवरेबल नहीं होते, आर नॉट रिकवरेबल। ये आपकी लॉ हो जाएगी। ठीक है, ये आप लॉ में लिखेंगे। अब सर लॉ के बाद आता है, सर लॉ के बाद आता है, लॉ लिख लिया, इसके बाद आते हैं फैक्ट्स। और जब आप फैक्ट्स ऑफ द केस में जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ इतना बताएंगे कि भैया एक पार्ट आदमी था मिस्टर हरीश, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा था हिमालय प्राइवेट लिमिटेड की बस से, हिमालयन ट्रैवल से, हिमालयन प्राइवेट लिमिटेड। उसकी बस ब्रेक डाउन हो जाती है, ये मैं ऑलरेडी पता है दूसरी आरटीपी में लिखा चुका हूं। बस उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को होटल तक चल के जाना पड़ता है एंड शी फॉल्स इल। बोलो, वाइफ इल हो गई और ये बेचारा उदास है। आधे से ज्यादा लोग तो खुश हो जाते हैं। वाइफ फॉल इल। अब बात यह है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर कंक्लूजन में आपको सर डैमेजेस क्या क्या चीज के मिलेंगे, आपको डैमेजेस मिल जाएंगे, पर्सनल इनकन्वीनियंस के भी मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सनल इनकन्वीनियंस भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको होटल चार्जेस भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक चार्जेस नहीं मिलेंगे, कौन सा बोलिए तो, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला है ना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला है वो नहीं मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज
रिमोट डैमेजेस या इनडायरेक्ट डैमेजेस, दीज आर रिमोट, मतलब ये छोटे नेचर के हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, बाद बाकी सब मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी सब मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हैं कि कंक्लूजन कैसे जाएगा, फैक्ट कैसे जाएंगे, और यहां पर सर ये लॉ कैसे जाएगी। मैं वीडियो अपलोड जो करूंगा ना, तो जो ड्राइव मैं यूज करता हूं आपके साथ नोट शेयर करने के लिए, जो आपका टेलीग्राम चैनल है टैक्स की दुनिया वाला, जो डिस्क्रिप्शन में हो उसी में ये अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज मैंने वो डाला तो अभी भयंकर भयंकर बच्चों के डाउट आ रहे हैं उस पर, तो मैं भी चैट के बाद में डाउट भी रिप्लाई कर दूंगा। फिर आता है सर 1 का बी, ये 1 का ए था, क्वेश्चन 1 ए था ये। अब 1 बी पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 बी, अ कंपनी रजिस्टर्ड, ये सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, ये भी पहले आ चुका है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 due to some favorable policies declared by the government implemented by the company. Considering the development, कुछ मेंबर ऐसे बोल रहे हैं that the company should distribute dividend to the members of the company. They approached you to advise them about the maximum amount of dividend that can be declared. ये पता है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो सकता है, क्योंकि इनको पता है कि डिविडेंड तो हो ही नहीं सकता। आपको मैक्सिमम अमाउंट बोलेंगे तो हो सकता है आप नर्वसनेस में बोल दो कि हाँ डिविडेंड है। सबसे पहले 1 के बी में आप सेक्शन 8 लिखेंगे। सेक्शन 8 कंपनी का 2 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स वगैरह। उसके बाद आप एक पॉइंट ऐड करेंगे, हाउएवर इट कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ये आपने भैया लॉ में लिख दिया, ये आपकी लॉ हो गई। इसके बाद सर जब फैक्ट्स ऑफ द केस आएंगे, ठीक है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस में आप ये बताना दैट द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ, मेंबर्स ऑफ एनपीओ वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड, इनका मन है कि डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड ड्यू टू सरप्लस प्रॉफिट्स, ड्यू टू सरप्लस प्रॉफिट्स, क्योंकि सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है तो ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। अब यहां से आती है सर कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखना कि डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड कुछ भी हो जाए डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा, सिंस इट इज अगेंस्ट, since it is against the rules of formation of NPO। अच्छा एक और लाइन लिख देना, ठीक है, एक और लाइन लिख देना, इफ violated license of the NPO may be cancelled, license of NPO may be revoked, कि इनके लाइसेंस तक को रिवोक किया जा सकता है, ये तक हो सकता है। मतलब इतना भारी अपराध इनके ऊपर चोटिल किया जा सकता है कि लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। इनका कंक्लूजन हो गया, फैक्ट्स हो गया, और ये तो लॉ है ना, लॉ भी हो गया, लॉ भी हो गया। ठीक है, आइए मतलब नहीं बोलते बोलते कि नहीं लिखेंगे पूरा, नहीं लिखेंगे पूरा, भी पूरा लिख ही दिया। चलिए नेक्स्ट सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इन केस ऑफ सेल। तो भैया 3 डिफरेंसेस हैं, एक डेफिनेशन है, दूसरा मतलब कॉन्सिक्वेंस है या लाइबिलिटी है, और या इम्पैक्ट है, और तीसरा भैया आपका है कन्वर्जन। व्हेन शैल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ये हमारा है वाइस, WISE, तो शॉर्ट में भैया इसको भी लिख लेते हैं। आ जाइए 1 का सी, 1 का क्वेश्चन 1 का सी। तो यहां पर सर कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस बिटवीन था, एक कंडीशन था वर्सेस वारंटी था। अब मीनिंग में जब आता है सर, सबसे पहले डिफरेंस मीनिंग था, तो मीनिंग में आप लिखेंगे ये है सर मेन स्टिपुलेशन, ठीक है, ये है सर कोलैटरल स्टिपुलेशन। और देखो सर
अब बोलते ना बच्चे कि हम लोग सजेस्टेड आंसर से, अरे बेटा सजेस्टेड आंसर हर टाइम आप ब्लाइंडली नहीं रिलाई कर सकते उसके ऊपर। आप अभी इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे ना तो उसने सेंटेंसेस में डिफरेंस बिटवीन लिख दिया, तुम एग्जाम में जाके लिखो बिना बेसिस के सेंटेंसेस बिटवीन, नहीं देगा नंबर। और वहां पर तुम नहीं बोल सकते कि ये क्या बोलते हैं सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। सजेस्टेड आंसर की कोई गारंटी नहीं लेता है इंस्टीट्यूट। सजेस्टेड आंसर में कभी कभार आंसर गलत भी होता है, जैसे लास्ट टाइम वाली जो एमटीपी थी उसमें पहले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो दिया हुआ था इन्विटेशन टू ऑफर, वो है ही नहीं इन्विटेशन टू ऑफर, दैट वाज एन एक्सपायरी फॉर द पीरियड ऑफ ऑफर, क्योंकि पूरे टाइम ऑफ ऑफर के बारे में बात हो रही थी, इनवाइट के बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी। डिस्काउंट ऑफर था जिसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, वो इन्विटेशन कैसे हो गया? समझ में आई बात? वो बेचने से मना नहीं कर रहा था, वो उस प्राइस पर बेचने से मना कर रहा था। जब ड्रेस वाले एग्जांपल में बेचने से मना करता है ना, तब इन्विटेशन टू ऑफर होता है। लेकिन बच्चे क्या गधे जैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा है आप गलत बता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग सीए को कंप्लेन करना चाहिए, अनअकैडमी कैसे। अबे तुम जो कोर्स कर रहे हो ना वो मैं करके बैठा हूं। तुम जिस कोर्स को अभी पढ़ रहे हो ना उसका मैं ऑल इंडिया रैंकर हूं। तुमने जितने दिन नहीं गुजारे हैं ना अपनी जिंदगी में आज तक पैदा होते होते, उससे ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाती हैं। बकवास कर रहे हो बैठे बैठे। पहले चीजों के बेसिस तो समझा करो, कौन सी चीज क्या है, और नहीं समझना तो फिर आफ्टर एवरी मे देयर इज नवंबर आना। सर मीनिंग हो गया, मीनिंग के बाद आया सर लाइबिलिटी, मीनिंग के बाद आया लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में कंडीशन के केस में कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी के केस में ओनली डैमेजेस। इधर फिर आता है सर कन्वर्जन, मतलब क्या कंडीशन को वारंटी में, तो सर कंडीशन को आप वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे मत लिख देना एग्जाम में, हम बस समझाने के लिए कर रहा है, लेकिन आप वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद वो आपसे पूछता है सर केसेस बताओ जिसमें कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड एज वारंटी, तो वो है सर सेक्शन नंबर 13। इसमें 4 केसेस थे। WISE मेरा एक्रोनिम होता है वाइस, जिसमें पहले वाला होता है कि जब बायर वेव कर देता है, वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, जिसका हम लोग ने एग्जांपल दिया था आपको जोमैटो का, कि बायर खुद ही कंडीशन वेव कर देता है कि भैया छोड़ो, हमको ना कंडीशन क्लेम करना ना वारंटी क्लेम करना। इसका आता है इलेक्ट, इलेक्ट ई से इलेक्ट्स टू ट्रेड कंडीशन फॉर वारंटी। यहां पर वेव और इसमें फर्क क्या है, ऊपर वाले में वो कंडीशन वारंटी दोनों छोड़ देता है, बोलता है हम सामान अपना लेंगे सामान कैसा भी हो। नीचे वाले में सामान आने के बाद वो बोलता है हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल करना, हमको सिर्फ रिपेयर्स चाहिए, सिर्फ डैमेजेस। तो यहां पर वारंटी क्लेम कर रहा है, ट्रेड कंडीशन फॉर वारंटी, इसलिए मैंने लिखा ट्रेड कंडीशन फॉर वारंटी। अच्छा, उसके बाद सर आई आता है। आई का मतलब इम्पॉसिबल एक्टिविटी, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस या कंडीशन की परफॉर्मेंस या वारंटी की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल बाय लॉ हो जाए तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। और एस से आता है नॉन सेवरेबल, नॉन सेवरेबल इन एक्सेप्टेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, मतलब या तो पूरा एक्सेप्ट होगा या तो पूरा रिजेक्ट होगा, तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हैं, कंडीशन को मतलब वारंटी को कंडीशन नहीं क्लेम कर सकते। मतलब आधा पिज्जा खा के पिज्जा वापस नहीं कर सकते अगर रॉन्ग आया भी तो। ठीक है, पूरा ही पिज्जा वापस करना पड़ेगा, पहले खोल के चेक कर लो, वरना पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 का हो गया सर, ये 1 का हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो भैया सेक्शन नंबर 31 होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन ऑकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल में आप ये दे देना कि जैसे तो इंश्योरेंस वाला दे देना एग्जांपल में कि भैया इंश्योरेंस कराया कि ए ने अपनी फैक्ट्री का ये क्या बोलते हैं लोन ये क्या बोलते हैं फ्लड इंश्योरेंस कराया था, मरीन इंश्योरेंस कराया था फैक्ट्री में, क्योंकि उसकी फैक्ट्री पोर्ट के पास में थी
और वहां पर मरीन इंश्योरेंस कराने के बाद जब फ्लड आया तो उसको उसका पैसा मिल गया। तो ये पूरा का पूरा पैसा मिलना इज डिपेंडेंट अपॉन फ्लड का आना, वरना तो नहीं होता। आइए, और उसके बाद क्या बोलता है, ऑल्सो डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऐसे करके, तो उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है 2-2 लाइन करके। आइए सर मैं आपको जिस्ट बनवा देता हूं। क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2A, तो पहले सबसे पहले आता है सेक्शन 31। वो क्या बोलता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट is a contract dependent upon happening or non happening of an event। is dependent upon happening or non happening of an event, जो किसी चीज के होने या नॉन होने ऑफ एन इवेंट विच इज कोलैटरल, ठीक है। अब यहां पर देर आर सर्टेन रूल्स फॉर एनफोर्समेंट, अब इसमें ना देखो एकदम सिंपल है, एक था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग, एक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग, फिर एक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, फिर एक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग इन फिक्स टाइम। तो एक हैपनिंग नॉन हैपनिंग, फिर हैपनिंग नॉन हैपनिंग फिक्स टाइम में, और फिर नेक्स्ट वाला आता है विच इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। खत्म एनफोर्समेंट के रूल्स। तो एकदम लाइन से चलता है, मैं दिखा देता हूं। एक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ये किसी की चीज के होने पर होता है, तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई चीज डेफिनेट हो जाए कि वो चीज होगी ही नहीं, तो ये इवेंट खत्म, ठीक है। जैसे क्या है, ये आदमी बोलता है कि अगर वो शिप पानी, अगर टाइटैनिक आ गया तो उस पे जो गाड़ी रखी है वो तुमको मिल जाएगी। अब अगर टाइटैनिक डूब गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इम्पॉसिबल हो गया। दूसरा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, ठीक है। ये किसी चीज के ना होने पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो चीज नहीं ऑकर करेगी। तो अगर वो चीज ऑकर कर जाए, ठीक है, हमने ये बोला विराट कोहली नहीं आएगा, नहीं छक्का मारेगा तो मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। अगर विराट कोहली आज पूरे मैच में छक्का नहीं मारा तो, और तो छक्का मार दिया, तो अब तो मेरे को 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। या मैंने बोला विराट कोहली यहां पर आएगा, ठीक है, विराट कोहली यहां पर अगर नहीं आया तो मैं तेरे को पूरा का पूरा पैसा कंपेंसेट कर दूंगा जो मैंने तेरे से इवेंट के लिए लिया है, और अगर विराट कोहली आ गया तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं वापस। पॉइंट नंबर 3, अब बस टाइम आ जाएगा। कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग इन फिक्स टाइम। पापा ने बोला गाड़ी दिला देंगे तुमको, ठीक है, खाली सीए 2 साल के अंदर अंदर निकाल लो। तो वहां पर वो 2 साल क्या है, फिक्स टाइम, निकला तो गाड़ी मिल जाएगी। वैसे ही हमारी एक स्टूडेंट है दीपा, उसके पापा ने उसको बोला कि 2 साल के अंदर फाउंडेशन निकाल लो, ठीक है, इंटरमीडिएट क्लियर कर लो फाउंडेशन क्लियर करके, वरना शादी करवा देंगे। कंटिजेंट डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग होगा, कंटिजेंट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग इन फिक्स टाइम, ठीक है। तो ये आपके सर 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट आया 5,
ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। मान लो सर, मान लो आज शादी की पूरी तारीख निकाली गई है कि गुरु रंधावा और नौरा की शादी होने वाली है, ठीक है। अब अगर 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 नौरा मेरे से शादी कर ले, ठीक है, तो क्या गुरु रंधावा से हो पाएगी? नहीं। तो जो कंटिंजेंसी उसकी शादी उससे होने पर थी, अगर वो मेरे साथ शादी कर ले तो लिविंग पर्सन के कंडक्ट की वजह से वो शादी वॉइड हो जाएगी, उसका होना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो ये सुन रहा होगा और वो ऐसा ही करेगा कि नौरा सिर्फ हमारी होगी, हमारी मतलब मेरी। इसी घर में उसका रिश्ता आएगा, आएगा, मैं लेके आएगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो? कंटिंजेंट, तुम लोग भगवान से प्रे नहीं कर सकते? बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, कि सर की शादी हो जाए नौरा से। कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज, हमारा चैनल जो टैक्स की दुनिया है जिस पे ये जा रहा है, 8,316 सब्सक्राइबर पर है। हम लोग का टारगेट 10,000 कंप्लीट करना था इस पूरे साल में। वी आर वेरी क्लोज। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्यों हमारी फैमिली को ग्रो नहीं कराना चाहते? सब्सक्राइब करें, आज ही करें। टुगेदर वी वांट टू रीच 10,000 एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों साल के एंड तक का वेट करना? क्यों ना अभी करके दिखाएं? ठीक है, सो वी आर इन इट टू विन इट। ठीक है, आओ सर। तो ये हो गया सर रूल्स फॉर एनफोर्समेंट। ला इसको कर दो नीला। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कौन से सरकमस्टेंसेस है जिसमें एलएलपी को ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर देगा। एग्जैक्टली 5 केसेस है। ठीक है, एग्जैक्टली 5 केसेस है, 2 का बी। एग्जैक्टली 5 केसेस हैं, क्वेश्चन 2B। ठीक है, कौन से 5 केसेस है सर? 1 2 3 4 5। सर पहला सर जब एलएलपी खुद डिसाइड करता है, एलएलपी खुद डिसाइड करता है वाइंड अप करने के लिए, एलएलपी खुद डिसाइड करता है वाइंड अप करने के लिए कि हमको धंधा बंद कर देना है, तो ट्राइब्यूनल से परमिशन लेके वाइंड अप कर सकता है। जब एलएलपी कंटिन्यूस फॉर मोर देन 6 months with single partner, with single partner, अगर एलएलपी मोर देन 6 months सिंगल पार्टनर के साथ कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है विद सिंगल पार्टनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सर पॉइंट नंबर 3, एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। एलएलपी अपनी उधारी पेमेंट करने के लिए रीजनेबल नहीं है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि अपनी उधारी पेमेंट कर पाए। नेक्स्ट, एलएलपी डज एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द सिस्टर ऑफ इंडिया, against the sister of India, against the sister of India, SIS, against the security, integrity and sovereignty of India. ठीक है, इट परफॉर्म्स एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, नेक्स्ट वाला, अगर वो फेल्स टू सबमिट
5 साल तक, हाँ, फेल्स टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है, सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न कितने पीरियड के लिए? फॉर कंटिन्यूअस, फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 years, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न अगर 5 साल तक हमने पेमेंट नहीं किया तो ये 5 पॉइंट तो थे ही। लास्ट में एक अजीब मतलब अजीब नहीं बोलेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने लिए उन्होंने बचा के रखा था जिसमें वो बोलते हैं सच अदर केस वेयर ट्राइब्यूनल डीम्स जस्टिफाइड, ट्राइब्यूनल डीम्स जस्टिफाइड, मतलब कोई और केस जहां ट्राइब्यूनल को लगता है कि इट इज जस्टिफाइड, उनको हटाना, ठीक है, उनको हटाना। ओके, चलो सर, 2 क्वेश्चन निपट गए, बड़कू बड़कू क्वेश्चन निकल गए, ठीक है। ओके, सो सर अब हम लोग 3 के ए में आ रहे हैं, ठीक है। 3 के ए में स्टार्ट विथ 3 का ए। ओके बच्चों, आपका टाइम सेव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैंने क्या किया, आपका जिस टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर अगर आप देखो साइड में स्लाइड्स में लिख दिए हैं। तो अभी हम लोग बस डिस्कशन कर ले रहे हैं, फिर वहां से आप देख सकते हो। जैसे सर डिफाइन पार्टनरशिप बोल रहा है तो आपको बस पार्टनरशिप का मीनिंग बताना है कि इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more पीपल कमिंग टुगेदर डूइंग द बिजनेस, ठीक है, एंड देयर इज एन अग्रीमेंट, और उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहती है। उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट को आपको डिटेल में बताना है। तो कौन से 2 एलिमेंट हो सकते हैं सर? एक आप बता दीजिए बिजनेस का कि वो लॉफुल होना चाहिए और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए बिजनेस में, और वो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए बिजनेस। और दूसरा आप बता दो म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें आप 2 वर्ड जरूर से लिखना कि वो कंक्लूसिव एविडेंस है और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है। उसके बाद सर ये प्रदीप वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें देखो आपको ना बड़ा ओपन केस है, मेंशन नहीं किया है कि सोगा से या कॉन्ट्रैक्ट से। इट इज जस्ट बिकॉज आप सजेस्टेड आंसर देख लोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एग्जाम में ये ऐसे नहीं आएगा, उसमें प्रॉपरली लिखा होगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है या कौन सा सोगा से है। तो ब्लाइंडली मत ट्रस्ट किया करिए किसी भी चीज को, अपने लॉ को देखिए, इवैल्यूएट करिए, उसके बाद ठीक है डिसाइड करिएगा। तो जैसे सर पहला क्वेश्चन पूछता है कि आप प्रदीप ने जो अनसाउंड घोड़ा राकेश को बेचा है वो सर इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब वो कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब घोड़ा फिट है, उसने बिना कुछ बोले बोल दिया तो ये फ्रॉड है। अब कॉमन सेंस की बात है, यहां पर वो चुप रहा है, दिस इज फ्रॉड बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज वेल। इफ प्रदीप सेज नथिंग अबाउट दिस टू राकेश तो भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है दोनों में। इफ राकेश सेज टू प्रदीप इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, वो बोलता है अगर तुम ना नहीं बोलोगे मैं मान लूंगा कि घोड़ा पागल नहीं है। ये भी नॉट वैलिड है क्योंकि उसका कुछ ना बोलना ये बोलना है कि भैया घोड़ा वैलिड है। एक बार चेक कर ले भैया, स्क्रीन तो फ्रीज नहीं हुई। चलो ठीक है, नहीं जरूरी रहता भाई अभी देखना, ठीक है। आओ सर नेक्स्ट। ओके अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ सर? फिर राहुल क्या हुआ? राहुल इंड्यूस्ड नीरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल। अब यहां पर क्या है, उसने दूसरे को बोला कि मेरी मोटरसाइकिल खरीद लो, मोटरसाइकिल में डिफेक्ट है। राहुल फिर उसको बोलता है सेलर कि मैं रिपेयर करा के दूंगा, 45% कॉस्ट ऑफ रिपेयर बेयर कर लेंगे, हम कर देंगे अगर सामने वाला अग्री कर जाए। जैसे नीरज अग्री कर गया तो अब नीरज का राइट चला गया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। यही बात आपको लिखनी है कि देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत, देखो मैंने लिखा था कहां गया, हाँ, अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत वंस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया है अब कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल्ड। कंक्लूजन क्या है? नीरज कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसने बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। का मतलब क्या है? नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर आप कोई चीज के ओनर नहीं है तो आप दूसरे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। केसेस बताने हैं आपको जिस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, मैंने यहां पर लिखे हैं, देख लीजिए।
ठीक है सर। यहां पर केसेस में मैंने लिखा सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, रिवीजन भी हो जा रहा है आपका। ये तब वैलिड होगा जब उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है, उसने सामने वाले को गुड फेथ में दिया एंड ही इज डीलिंग इन दोस पर्टिकुलर गुड्स। फिर आता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, ये तब एप्लीकेबल होगा अगर दोनों में से एक जॉइंट ओनर के पास फिजिकल पोजेशन है, आपने उससे खरीदा, यू हैव नो रीजन टू डाउट। फिर दूसरा आता है सेल अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कब वॉलिड होगा जब तीन कंडीशन है VEG, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और वो गुड फेथ में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, अगर सेलर गुड्स के पोजेशन में है बेचने के बाद, ठीक है, तो सेलर अगर वो किसी और को बेच देता है बिल बना के तो सामने वाले को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। अगर बायर इन पोजेशन है तो आपने सेल एंड अप्रूवल पढ़ाई है, बायर किसी को बेचेगा वैलिड टाइटल मिलेगा, लेकिन हायर परचेस के केस में ये नहीं होता। फिर आता है सेल बाय एन अनपेड सेलर, सर अनपेड सेलर जब कोई सामान मार्केट में बेचता है, ठीक है, रीसेल करता है, तो सामने वाले को वैलिड टाइटल मिल जाता है क्योंकि अनपेड सेलर को अपने लिए पैसे नहीं मिले, ही हैज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर सेक्शन 54। एक बहुत अच्छा केस स्टडी नरेश वाला कि क्या सर यहां पर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना, ऑलवेज यूज द वर्ड ट्रांसफर, सेल, प्लेज एंड मॉर्गेज इंस्टेड ऑफ जस्ट सेल या जस्ट ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर कर रहा है शेयर आप कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को राइट नहीं मिलेगा बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, ना ही बुक्स को इंस्पेक्ट करने का। क्वेश्चन फिर पूछता है कैन नरेश वैलिडली ट्रांसफर, द आंसर इज यस। व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का क्या राइट होगा जब फर्म बंद हो जाए, तो उस समय वो बुक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है अपना प्रॉफिट में शेयर डिटरमाइन करने के लिए, और जितना हिस्सा ट्रांसफरर का है उतना पूरा ट्रांसफरी लेके जा सकता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन इस एमटीपी का है 5 का ए, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट को छेड़ रहा है कि क्या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब भी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब सेलर ने जो सामान बायर को बेचा, बायर ऑलरेडी किसी और को बेच दे और उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या तब ये किया जा सकता है क्या? तो द आंसर इज नहीं। तब सेल करते ही अगर सामने वाले ने खरीदा है जिसको कोई आइडिया नहीं था कि जिससे वो खरीद रहा है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे। तो ये बोलते हैं ना स्टेट विद रीजंस कैन मिस्टर शेरकरन डू सो अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता, वो राइट ही नहीं है उसके पास, नहीं कर सकता। वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ रवि हैड नॉलेज, अगर उसको पहले से पता था तो मतलब जो सेकंड आदमी खरीद रहा है क्योंकि गुड फेथ एब्सेंट था, ऐसे केस में स्टॉपेज कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन। अल्ट्रा विरेस का मतलब पूछ रहा है, अल्ट्रा विरेस का मतलब है बियॉन्ड योर पावर। फिर पूछ रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंपनी इन एन अल्ट्रा विरेस एक्टिविटी, तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही सिंपल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है, नीदर द कंपनी नॉर द आउटसाइडर कैन सू अपॉन इट, और सिंपली कैन फाइल इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी, वो इंजंक्शन कंपनी के अगेंस्ट में रिस्ट्रेन ऑर्डर फाइल किया जा सकता है। फिर आता है 6 का ए, व्हाट इज मेंट बाय सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। सर सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पहले पॉसिबल थी बट ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स या अनसर्टेन हैपनिंग्स वो अब इम्पॉसिबल हो गई है, दैट इज नोन एज सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, और उस केस में इट इज वॉइड। आप एग्जांपल में दे दीजिएगा कि नौरा की गुप्ता जिससे शादी होने वाली थी, फिर नौरा की डेथ हो जाती है, तो जो पहले पॉसिबल था वो बात नहीं पॉसिबल हो जाता, ठीक है। फिर पूछता है सर डिसोल्यूशन के टाइम में अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाते हैं एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स में। सेक्शन 48 आएगा कि जो लॉसेज होते हैं पहले प्रॉफिट से दिए जाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल से, अगर बच जाते हैं फिर भी लॉसेस तो पार्टनर्स कैश में कंट्रीब्यूट करेंगे। एसेट से सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर पार्टनर्स का कैपिटल और लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पॉइंट नंबर सी जो थ्योरी है, सी जो केस स्टडी है, पूरी सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन की केस स्टडी है, जिसमें राज ने एक कंपनी बनाई 5 लाख के कैपिटल के साथ, ही सोल्ड हिज बिजनेस टू अनदर कंपनी फॉर 4 लाख। बदले में इसने 3 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए वो दूसरी कंपनी के, और 1 लाख रुपए का लोन कंसिडर कर लिया, लोन जो उस कंपनी में इसने मतलब उस कंपनी से इसने मान लिया कि 1 लाख रुपया बैलेंस इसका लोन रह गया डिवेंचर की तरह। His wife and 3 daughters took 1 share each. Owing to the strike in the company was wound up, assets were valued at 60,000. The debts due to unsecured creditor was 80. तो राज क्या किया, पूरा 60,000 रुपया खुद रिटेन कर लिया एज पेमेंट फॉर लोन। क्या उसने सही किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि कंपनी और राज दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं और पहली पेमेंट हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर को होती है जो कि डिवेंचर होल्डर थे, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। केस स्टडी कोट कर देंगे सैल्मन वर्सेस सैल्मन। ये वाला केस हमारे दिसंबर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है।
6 का सी वाला, दिसंबर वाले भी देखें 6 का सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 8,317 पर हम लोग हैं, 10,000 तक का सफर साथ में तय करेंगे। याद रखिएगा 24 तारीख से मेरा मैराथन शुरू होने वाला है 7 बजे, और आज भी जब ये वीडियो जा रहा है 11 बजे, आज रावण का आखिरी मतलब 14 दिन में वनवास काट के आए, 14 साल में वनवास काट के आए थे राम जी। आज 14th डे है रावण का यूट्यूब पर, तो 200 क्रॉस आज भी करना है। टुडे इज द लास्ट डे एंड वी विल बी डूइंग एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब जल्दी से ये वीडियो को 1.5x में देख लीजिए। थैंक यू सो मच।